सीरीज है ये, हम लोग मुख्य रूप से इसीलिए ही शुरू किए थे कि एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको भारत के सभी युवा वर्ग को छोड़िए सभी को जानना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है, मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियाँ हैं उनमें जो है मुस्लिम माइनॉरिटी से मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है केवल 2% का है। जेंडर वायलेंस सबसे ऊपर है। लव जिहाद के नाम पे वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, तभी जो है हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, मतलब सभी धर्म वर्ग के लोगों ने बराबर की हिस्सेदारी के साथ बराबर की लड़ाई लड़ी थी। स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आज का मुद्दा कुछ करंट से ही रिलेटेड है। कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा, जैसा कि अभी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट नूह में चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए कि क्या वजह है, ये किस वजह से ऐसा हो रहा है, लोग के अंदर इतना कट्टरवादिता क्यों आ जा रहा है? चूँकि जैसा कि आपने बताया कि आज का हमारा सब्जेक्ट है कम्युनल वायलेंस, तो अभी जो आप नूह में देख रहे हैं, जो हरियाणा में जो वायलेंस चल रहा है, या जहाँ कहीं भी आप किसी भी देश में जहाँ भी वायलेंस होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके पीछे कारण ये होता है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। और अक्सर जो वायलेंस होता है वो रिलीजियस लाइन पे ज़्यादातर, या कास्ट लाइन पे ऐसे होता है वायलेंस। और इसके पीछे कारण ये होता है कि जो है किसी एक ग्रुप का उनका मोटिव होता है कि वो अपने स्वार्थ को, अपने मोटिव को हासिल कर पाएँ, और उसके लिए उन्हें चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े वो लोग ये काम करते हैं। और जो है इससे सोसाइटी का सोशल फैब्रिक खराब होता है। अभिषेक जी, इससे संबंधित कुछ हमारे भी सवाल है और हमारे दर्शकों के भी सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो एक एक करके हम आपसे पूछेंगे, आप प्लीज़ उस पर जो है आंसर करिए। सेकुलरिज्म इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कैसा है? चूँकि इंडिया जो है मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जहाँ पे डाइवर्स कल्चर के लोग, डाइवर्स कल्चर के कल्चर यहाँ फॉलो किया जाता है। रिलीजन है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स फेस्टिवल है, डाइवर्स लैंग्वेज है। तो सारी चीज़ें इंडिया में है, लेकिन तब भी हमारा देश जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारा जो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सेकुलरिज्म, उसमें अंतर है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सेकुलरिज्म है वो लोग वहाँ पे पूर्ण रूप से अपने आप को धर्म से अलग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वहाँ पे हम सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और इसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी में प्रावधान है कि हम जो है इक्वल बेसिस पे सभी को ट्रीट करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। जो सांप्रदायिक हिंसा होता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या कारण है सांप्रदायिक हिंसा होने का? जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें आप देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने पुराने एपिसोड में, कि पार्टीशन के समय बहुत सारी चीज़ें हमें मिली। उसमें आतंकवाद और जो कम्युनल लाइन पे जो डिवीज़न हुआ उसके कारण कम्युनल वायलेंस भी हमारे देश में बढ़ा। 1900 जो इसका मतलब ऐतिहासिक रूप से आप देखेंगे तो जो 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन हुआ अंग्रेज़ों द्वारा, या फिर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आप देखें,
या मिंटो मॉर्ले के रिफॉर्म्स जो हैं, जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उस टाइम की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा देता है, और ये सारी चीज़ें एक कम्युनल लाइन पे थी, एक डिविजिव पॉलिटिक्स के आधार पे ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई, और फिर पार्टीशन हुआ, तो और फिर जो है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लाखों लोगों का पलायन हुआ, लाखों लोग मरे उसमें, अपनी जान गंवा बैठे। तो Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving people, theirs is the real tragedy. The fortunate few flee in army transports or in buses. For the masses, it's the weary trail of the road. Carrying their few possessions, they flee from savagery and butchery that has never been exceeded, even in India's stormy history. 1 million people become refugees overnight. Pakistan and India each say they are determined to stop the wholesale rioting. But meanwhile, the exodus... यहीं से जो है कम्युनल वायलेंस का हमारे देश में धीरे धीरे बीजारोपण हो गया था। वहाँ पे जो इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो वसुधैव कुटुंबकम का, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव का, तो इसकी जो फैब्रिक है वो धीरे धीरे वहाँ से टूटने लगी थी, ये जो वायलेंस हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कम्युनल वायलेंस यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता गया। हम आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि सांप्रदायिक दंगों के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, क्या आपके विचार हैं इस पर? सांप्रदायिक हिंसों के लिए आप देखेंगे कि मुख्य तौर पे अभी जैसे कि आपका जो पिछला क्वेश्चन था हिस्टोरिकल फैक्टर्स के आधार पे, जो बंगाल पार्टीशन हुआ, तो या फिर जो है इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि उस बंटवारे के बाद से दोनों देशों के बीच में और दोनों देशों के लोगों के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट की कमी आ गई। इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग जो है एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाए। उसके बाद से यदि हम दूसरे फैक्टर की बात करेंगे तो पॉलिटिकल फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की बांटने के लिए, और अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो राजनेता हैं, हमारे लीडर्स हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप प्योरली ये देखेंगे कि जो इनकी पॉलिटिक्स है कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, रीजन बेस्ड है। इसमें आप यदि हम अगला फैक्टर को कंसिडर करें तो हम लोग जो है एजुकेशन को देख सकते हैं। हमारे देश में एक बड़े तबके पर अभी भी शिक्षा की कमी है, जो कि एक साइंटिफिक हो, रैशनैलिटी पे बेस्ड हो, और ये कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन की और भी ज़्यादा कमी है। अगली चीज़ हम देखेंगे तो इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है कि मुस्लिम को ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम नहीं कह सकते, मतलब पूरी माइनॉरिटी को कह सकते हैं, कि उनको ये ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और ऐसा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा मुस्लिम वर्ग का मानना है कि कई बार जो है मुस्लिम युवाओं को एंटी टेररिज्म के केस में ज़बरदस्ती उनको उसमें डाल दिया जाता है, जेलों में। तो ये उनके मन में एक बना हुआ है। फिर यदि हम देखेंगे तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, या आइडेंटिटी फैक्टर्स को इसमें देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी फैक्टर्स के चलते जूझ रहे हैं, और उसमें वो जो उनकी एक पुरानी एक विचारधारा है, जो एक रूढ़िवादी विचारधारा है, उसको वो लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी। लेकिन तभी भी अभी जो है बहुत सारे लोग उन विचारधाराओं को छोड़ के आगे आ चुके हैं, लेकिन तब भी उसमें कुछ लोग जो है वो जैसे कि तैसा स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। तो एक ये चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ हम यदि देखेंगे तो कल्चरल ऑर्थोडॉक्स है उनके अंदर, जो उनकी पुरानी कल्चर है वो उसी पे स्टेक
रहना चाहते हैं। कल्चरल ऑर्थोडॉक्स में कंजर्वेटिज्म या फंडामेंटलिज्म, ये दोनों चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि वो इस चीज़ से अलग नहीं होना चाहते हैं। फिर यदि हम इसमें अगले फैक्टर को देखेंगे, जो सबसे और महत्वपूर्ण फैक्टर है आपको मैं बताना चाहूँगा, आईएसआई फैक्टर। आईएसआई पाकिस्तान की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनका ये मुख्य काम है कि इंडिया को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसके लिए वो इंडिया के वल्नरेबल सेक्शन को उठाते हैं, खासकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के आधार पे युवाओं को मोबिलाइज करते हैं और इंडिया के प्रति एंटी सेंटिमेंट्स पैदा करते हैं ताकि जो है यहाँ पे उपद्रव किया जा सके। फिर उसमें आप देखेंगे कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पैन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट है उसका भी इस पे प्रभाव है, कम्युनल वायलेंस पे। जो इस्लाम का जो रेडिकलाइजेशन है उसमें ये आप देखेंगे कि जो उनका एक कॉन्सेप्ट है गजवा-ए हिंद, पीएफआई का आप सुने होंगे या सिमी का सुने होंगे, गजवा-ए हिंद उनका, या अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जैसे किस प्रकार से वो चाहते हैं कि पूरे विश्व पे उनका रेडिकलाइज्ड इस्लाम का राज हो। तो इसके लिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको रेडिकलाइज करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को उपयोग करते हैं। आप इसमें आप गोधरा कांड की और गुजरात दंगों की और अयोध्या दंगों की फुटेज दिखाकर, वीडियो दिखा के उनको रेडिकलाइज करने का काम करते हैं। फिर आप इसमें सोशल मीडिया फैक्टर्स में इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि किस तरीके से वीडियो दिखाना या किस तरीके से अफवाह फैलाना, या तो आधी खबर फैलाना या तो झूठी खबर फैलाना। सोशल मीडिया के थ्रू आजकल यही हो रहा है, फेक न्यूज़ चल रहा है। और आजकल तो मॉर्फ वीडियो का ज़माना आ गया है कि जैसे और डीप फेक आ गया है। डीप फेक में जैसे कि जैसे अभी पिछले समय में बराक ओबामा, जबकि वो सारी चीज़ें बोले भी नहीं थे, और एक अलग से आवाज़ देकर वो ऐसा ही राइमिंग बैठा के तो लोगों को लगा कि ऐसा, तो ये एक तरीके से सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का एक जरिया हो चुका है। फिर जो है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी भी कम्युनल वायलेंस के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे इसमें जो है दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील जैसे लोग जो है युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, युवाओं को जो है अपने फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू उनको लेके जाते हैं। इसमें जैसे कि फेक करेंसी का यूज़, ड्रग माफिया लोग इसमें होते हैं, ठीक है, या फिर जो है काउंटरफिट करेंसी, हवाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारे जरियों के चलते ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग का काम चलता है। फिर जो है एक महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हम आपको बताएंगे कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है हमारे गवर्नमेंट एजेंसी। अक्सर क्या होता है कि क्राइम जो नहीं किया होता है उसको पकड़ लेती है पुलिस और उसको टार्चर किया जाता है, और जो मुख्य जो क्राइम करने वाला है वो बच जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सभी लोगों के अंदर, इंडिया के सभी लोगों के अंदर एक जागरूकता, नेशन कॉन्शियसनेस की जागरूकता फैलानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्र धर्म जो है सर्वोपरि है, उसके बाद से हमारा पर्सनल धर्म आता है। तो राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर आएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को समझ में आ रही होगी सारी बातें। तो हम अगला प्रश्न करना चाहेंगे आपसे। सांप्रदायिक हिंसों के त्वरित कारण हैं जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, तो ऐसे मतलब कौन कौन से कारण हैं जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, आप प्लीज़ इस पे। आप देखेंगे कि जो वर्तमान समय जो त्वरित कारण है, इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स फॉर राइट्स, इसमें जेंडर वायलेंस सबसे ऊपर है। लव जिहाद के नाम पे किस तरीके से युवाओं को, युवतियों को बरगलाया जा रहा है। अक्सर केसेस में आप देखेंगे कि लड़कियों का शोषण होता है, सेक्स वायलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है और यहाँ से कम्युनल वायलेंस होना एकदम ही तय है।
लव जिहाद के नाम पे किस प्रकार से अभी जो है आप दिल्ली का केस देखे होंगे या फिर जो है राजस्थान का, ये सारी चीज़ें। फिर जो है आप इसमें आगे आप देखेंगे तो लैंड डिस्प्यूट्स महत्वपूर्ण बिंदु है। अयोध्या का मुद्दा देखिए, बाबरी मस्जिद का, या फिर जो बनारस में चल रहा है ज्ञानवापी और शिव मंदिर का, काशी विश्वनाथ का। तो आप इसमें देखेंगे कि लैंड डिस्प्यूट एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। ज़मीन को लेके विवाद, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेके है, ग्रेवयार्ड को, मतलब जैसे कि ग्रेवयार्ड को लेके है। तो ये सारी मुद्दे जो है बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं और इनको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, रिलीजियस फेस्टिवल्स में अक्सर देखा गया है कि वायलेंस हो जाता है, जिसमें होली, दिवाली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, इन सारी चीज़ों में देखेंगे कि दोनों तरफ से कभी कोई किसी पे आक्रमण करता है, कभी कोई किसी पे आक्रमण होता है। लेकिन अभी आप रिसेंट का एग्जांपल देख सकते हैं कि बंगाल में प्रोसेसन निकल रहा था तो वहाँ पे अटैक हुआ। अभी कल की एक न्यूज़ है कि वहाँ पे कांवरिया जा रहे थे और वहाँ पे जो है कुछ माइनॉरिटी वर्ग के लोग जो रेडिकलाइज्ड हैं, उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे नारे लगाने लगे ताकि जो है सामने से भी कुछ रिएक्शन आए, लेकिन वहाँ पे नहीं आया। फिर आप देखे होंगे कि कई जगह जो है ऊपर से थूकने की केसें आई हैं, या फिर अभी ऑस्ट्रेलिया, कल का इंसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया का एक औरत जो है शिवलिंग में मंदिर पे अपना सैनिटरी पैड ले आके उस पर फेंक दी। और ऐसे केसेस, ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफ से आता है, ऐसे केसेस दोनों तरफ से आते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फेक न्यूज़ हिंसा फैलाने का कारण मानते हैं? मॉब लिंचिंग को बढ़ावा कैसे हो रहा है? मतलब मॉब लिंचिंग हो रही है तो फेक न्यूज़ की वजह से हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। फेक न्यूज़ आज के समय में एक ऐसा ग्राउंड बन गया, एक ऐसा फील्ड है, बैटल फील्ड है, जहाँ पे इंसान जो है बिना फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी अपने क्राइम को अंजाम दे रहा है। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। आधी अधूरी जानकारी पहुंचाई जा रही है और इसके कारण कभी कभी हम देखेंगे कि मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग मुख्य रूप से क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सस्पिशन के आधार पे उस पर अटैक करना, और मॉब का वहाँ पे ये कहना रहता है कि हम जो है यहाँ पे इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी कोर्ट के। वो लोग खुद ही कोर्ट वहाँ बन जाते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि सभी जगह, सभी ज़िलों में जो है एक एसपी लेवल का अधिकारी तैनात किया जाए जो कि इन सारी चीज़ों को देखे, उन लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हर लेवल पे चीज़ों की जांच की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक अगला मुख्य क्वेश्चन है, काउ विजिलेंटिज्म क्या है? इस पे आप बताइए। काउ विजिलेंटिज्म एक 2017 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया था कि प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी स्टैचू। इसमें ये था कि किसी भी कैटल को, जानवर को स्लॉटरिंग के पर्पज से, मतलब मांस काटने के पर्पज से किसी भी जानवर का खरीद फरोख्त नहीं होगा। तो उसके बाद से क्या हुआ, कई ऐसे केसेस आई जहाँ पे व्यक्ति सही में जानवर को खरीद के अपने काम के लिए, अपने एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए या खुद के लाइवलीहुड के लिए या जो भी उससे चीज़ें दूध वगैरह प्राप्त करने के लिए लोगों ने
जानवरों को खरीदा, लेकिन कई बार ऐसे भी इंसिडेंट आए जहाँ पे उन पर अटैक हो गया, और केवल इस सस्पिशन के आधार पे कि वो जानवर को ले जा रहे हैं स्लॉटरिंग पर्पज के लिए, उनको काटने के लिए। तो ये है काउ विजिलेंटिज्म का कॉन्सेप्ट, और इसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे हिंदू धर्म में गाय को जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार से हर धर्मों में किसी न किसी जानवर को जो है एक उनको पवित्र मानते हैं वो लोग। तो हाँ हाँ, तो जो भी समाज में जो है, जो भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, जो भी सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, उनको जो है उतने अच्छे से टैकल करना चाहिए, ताकि समाज में जो है डिवाइड ना हो, कम्युनल वायलेंस ना हो। और इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यही छोटे छोटे पॉइंट ही उनको सहायता करते हैं उसमें। ये सारी बातें तो हो गई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में, बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको रोका कैसे जा सकता है। आप इसमें देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको रोकने के लिए सबसे पहले देश के सभी नागरिकों के अंदर जो देश का गर्व का विषय है, उसके विषय में, जो हमारा हेरिटेज है, उसके विषय में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, मतलब सभी धर्म वर्ग के लोगों ने बराबर की हिस्सेदारी के साथ बराबर की लड़ाई लड़ी थी। भले बाद में जिन्ना जैसे लोगों ने अपने कम्युनल फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फ फ़ायदे के लिए देश का बंटवारा कर दिया, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन आप उसके पीछे देखेंगे तो मौलाना अबुल कलाम से लेके इन सारे लोगों ने एक मिली जुली सहयोग से मुस्लिमों का भी भागीदारी रहा, हिंदू वर्ग का भी भागीदारी रहा फ्रीडम स्ट्रगल में। फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारी पुलिस है, उसको इम्पार्शियल तरीके से काम करना चाहिए, इसमें बिना किसी भेदभाव के। चाहे क्राइम करने वाला किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से क्यों ना हो, जो संविधान में जो हमारे प्रावधान हैं, जो भी दंड का प्रोविज़न है, वो उसको मिलना चाहिए। और इसमें पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पार्शियल रूप से काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सभी धर्म के लोगों में पुलिस के प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होगा, और यहाँ पे सोशल फैब्रिक मजबूत होगी। फिर अगली चीज़ जो है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जैसा कि अभी पहले भी बताया, जीरो टॉलरेंस की नीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायलेंस कोई भी करे, जिस प्रकार का वायलेंस करे, उसी प्रोपोर्शनल में उसका जो सज़ा का प्रावधान है संविधान में, उसको मिलना चाहिए, बिना लेट किए हुए। फिर जो है पीस कमिटीज़ इसमें बनानी चाहिए। पीस कमिटीज़ का मुख्य रूप से, जिसमें कि कुछ सिविल सर्वेंट, समाज के कुछ जो है अच्छे सोशल वर्कर, कुछ एकेडमिशियन, टीचर, हर वर्ग से जो भी उनके एक नेता हों, इन सारे लोगों को मिला के एक कमेटी बनानी चाहिए, जो समय समय पे मीटिंग करते रहें, लोगों के बीच में जाते रहें, और उनको जो है देश के सद्भावना के बारे में कैसे मेंटेन किया जा सकता है, पीस हार्मोनी कैसे लाया जा सकता है समाज में, इस विषय में लोगों को बताना चाहिए। फिर जो है हमें लोगों के दिल को जीतना होगा। गवर्नमेंट को ऐसा काम करना होगा, सबको समान भाव में रखते हुए, सभी पे, सबके साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के काम करेंगे, तो लोगों का विश्वास जो है गवर्नमेंट के प्रति अपने आप जुड़ेगा, और यही सोशल फैब्रिक को मजबूत करने के लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर आप देखेंगे कि लोगों को जो है सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। जब लोग सेंसिटाइज होंगे माइनॉरिटीज़ के प्रति, तो उनमें एक जो है उनके प्रति लगाव का भावना आएगा। उनको भी जागरूक करना होगा एजुकेशन के थ्रू, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना होगा। फिर आप
इसमें आप देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के क्रम में आप देखेंगे चाहे सामाजिक रूप से हो, इकोनॉमिकल हो, एजुकेशनल हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट है, मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियाँ हैं उनमें जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का, मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है केवल 2% का है। इसका मुख्य कारण ये है बैकवर्डनेस ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इस चीज़ को हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कैसे उनके अंदर एजुकेशन लाया जाए, इसके लिए कार्यक्रम कराना चाहिए। और वैसे अभी वर्तमान में गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चला रही है जिसमें जो है इन लोगों को, माइनॉरिटीज़ को लाभ दिया जा रहा है। तो एक ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आप देखेंगे कि सभी के अंदर लिबरल वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लिबरल वैल्यूज़ हैं समाज के हर वर्ग के, हर लोग, हर तबके के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। लिबरल वैल्यूज़ टोटली लॉजिकल हो, साइंटिफिक बेस्ड हो, तब जाके एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना आएगी। फिर आप इसमें देखेंगे कि हमारा जो है, जो लीगल सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जो है केस पड़ा है और सालों साल केस पेंडिंग पड़ा है, जो भी हो तुरंत इंस्टेंट जस्टिस हो। इससे क्या होगा कि लोगों का जस्टिस सिस्टम में विश्वास होगा, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं उनके अंदर डर आएगा कि हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, और इससे ही समाज मजबूत होगा। फिर अगली चीज़ आप देखेंगे कि अभी क्या है कि जो हमारी पुलिस है, मैन पावर है, वो शॉर्टेज से गुजर रही है। हाँ, यूनाइटेड नेशंस का एक डाटा है जिसमें शायद 1,20,000 पे ऐसे 120 या ऐसा कुछ है, प्रॉपर डाटा नहीं याद आ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो जिस रेशियो में लोग हैं उस रेशियो में पुलिस होना चाहिए, जो अभी हमारे यहाँ उतना नहीं है। तो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को। और जो सबसे आखिरी और बात जो है, सोशल मीडिया अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में सोशल मीडिया चूँकि डिजिटल डिवाइस हर व्यक्ति के हाथ में है, तो उसको जो है उसके माध्यम से लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। उसमें जैसे कि रिलीजियस हो गया, रिलीजन बेस्ड हो गया, रीजन बेस्ड हो गया, जाति के आधार पे हो गया, संप्रदाय के आधार पे हो गया। तो ये सारी चीज़ें लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर में जो किस तरीके से लोग आपको गुमराह करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आम जन तक ये बातें पहुँचेंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इसलिए जो हमें टॉप टू रूट नहीं, हमें रूट टू टॉप, बॉटम टू टॉप रूप जो है अपनाना पड़ेगा इन सारी समस्याओं को टैकल करने के लिए। और जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये सीरीज़ है, ये हम लोग मुख्य रूप से इसीलिए ही शुरू किए थे कि एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको भारत के सभी युवा वर्ग को छोड़िए, सभी को जानना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, और भारत को किस प्रकार से बाहरी शक्तियाँ तोड़ने में लगी हुई हैं, इस चीज़ों को सबको समझना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो जब ये सब लोग इस चीज़ को समझेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ें जो है विभाजनकारी हैं, क्या चीज़ें विभाजनकारी नहीं हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है, और इसका प्रयोग जो है एक अच्छे काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सही तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से समाज में सौहार्द की भावना बनी रहेगी, और हमारा भारत जो है अखंड फिर से मजबूत भारत बनेगा। फिर से हम विश्वगुरु कहला सकेंगे, और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, तभी जो है हम इसके आधार पर चल पाएंगे और सबको जोड़ के लेके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा। और दर्शकों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से उनको किसी और टॉपिक पे जानना है, जानकारी चाहिए, तो कमेंट कर सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक है, इस पे भी आप डिस्कशन करिए। और दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें वो, और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।